दिल्ली भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसे लंदन बनाने का वादा किया गया था। हम दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। क्या वही दिल्ली सोमालिया बनने की राह पर निकल चुका है? दिल्ली की बिल्कुल हार्ट है ये सड़क और उसने ये हाल मचा रखा है। नल से निकलता गंदा गलीच पानी और हर तरफ दुर्गंध मारता कचरा इसी ओर संकेत करता है। सोमालिया वो देश जहां पर गृह युद्ध चल रहा है, लोगों के पास पीने के पानी और शौचालय जैसी सामान्य सुविधाएं नहीं हैं, अपराध चरम पर है, लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, चहुं ओर गंदगी के ढेर हैं और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। क्या ऐसे क्षेत्र से दिल्ली की तुलना हो सकती है? दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। आज दिल्ली की हर अंदरूनी सड़क टूटी हुई है। गंदा गलीच पानी आ रहा है। ये ना पानी गंदा, दोनों काम उत्तम नगर में बुरा हाल है। इतना स्मेल है, इतना स्मेल है। जब से केजरीवाल आया नाश ही कर दिया इसमें, बिल्कुल ही नाश कर दिया। पानी में स्मेल इतनी ज्यादा एक्सेस में स्मेल है। विषैली हवा में लोग सांस ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा दिन पर दिन और जहरीली होती जा रही है। इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को पार कर चुका है। आधारभूत ढांचा चरमरा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम लोगों की जान ले रहा है। और हर ओर कचरा फैला पड़ा है। जितने पास हम कूड़े के जा रहे हैं उतनी तेज बदबू आती जा रही है। परंतु क्या यह दिल्ली के कुछ क्षेत्रों को सोमालिया घोषित करने के लिए पर्याप्त है? जानेंगे आज द रेड फाइल्स के इस विनाशक प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली का एक बड़ा क्षेत्र सोमालिया बनता जा रहा है। कुछ लोग इस बात को कदाचित बकवास कह देंगे, पर अपने मस्तिष्क के घोड़े दौड़ाने से पहले आप अपनी स्क्रीन पर जो फोटोज चल रहे हैं उन्हें आंखें फाड़ कर देख लीजिए। ये फोटो सोमालिया के हैं, जहां लोग जीवन नहीं जी रहे बल्कि एक जीते जी नर्क को भोग रहे हैं। सोमालिया 1980 तक एक ऐसा देश था जिसकी अर्थव्यवस्था सही कर रही थी, देश प्रगति कर रहा था, पर अचानक से देश में प्राकृतिक आपदाएं आई, अकाल पड़े, आर्थिक बोझ बढ़ने लगा, लोग भूखे मरने लगे और 1991 तक स्थिति ऐसी हो गई कि सोमालिया गृह युद्ध की चपेट में आ गया। आज सोमालिया एक स्लम कंट्री है, पर प्रश्न ये कि मैंने दिल्ली के कई क्षेत्रों की तुलना सोमालिया से क्यों कर दी। देखिए, दिल्ली में ना एक समय पर शीला दीक्षित का राज था। उस समय दिल्ली में मेट्रो का विस्तार हो रहा था, लो फ्लोर आधुनिक बसें लाई जा रही थी, प्रदूषण कम करने के लिए सीएनजी को लाया गया था, दिल्ली में दर्जनों फ्लाईओवर्स बन रहे थे, दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाया जा रहा था और दिल्ली वो शहर बन रहा था जो कॉमनवेल्थ गेम्स करवाने की क्षमता रखता था। परंतु 2013 के बाद से अब तक दिल्ली की स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि आज दिल्ली में गंदगी, टूटी फूटी सड़कें, मूलभूत सुविधाओं का अभाव और प्रदूषण इसे लंदन नहीं सोमालिया बनाता है। 2018 से लगातार अब तक दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी की सूची में है। दिल्ली का PM 2.5 लेवल 2022 में 181 माइक्रोग्राम से बढ़कर 2023 में 241 के लेवल को पार कर चुका है, जो प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है। इस घनघोर वायु प्रदूषण का प्रभाव यह है कि दिल्ली में इसके कारण प्रतिवर्ष 12,000 लोगों की जान जाती है, जो पूरे वर्ष में होने वाली मृत्यु का 11.5% है। बिल्कुल उसी तरह जैसे सोमालिया में हृदय रोग से होने वाली 45% मृत्यु वायु प्रदूषण से हो रही है। अरविंद केजरीवाल पिछले 10 वर्षों से इस समस्या को मिटाने की बात कर रहे हैं। मैं शपथ लेता हूं दिल्ली के सभी लोगों के स्वस्थ जीवन के लिए दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला था कि दिल्ली हैज बिकम अ गैस चेंबर, सो हमें लगा कि कुछ करना चाहिए और कुछ इमरजेंसी बेसिस पे करना चाहिए, तुरंत कुछ करना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म तो फिर लॉन्ग ही हो जाता है, वो होता नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जो दिल्ली के लोगों को इतना प्रदूषण की वजह से उनके हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा है। हमें भी तकलीफ होती है, एज अ गवर्नमेंट तकलीफ होती है, एज एन इंडिविजुअल तकलीफ होती है। इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालें। अपनी दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है, चारों तरफ मिट्टी रहती है, हवा में सांस लेने में दिक्कत आती है और अब हमें लोगों को इसको ठीक करना पड़ेगा। दिल्ली वालों को पोल्यूशन से निजात दिलाएंगे। पोल्यूशन ठीक करना है, दिल्ली का पोल्यूशन बहुत हो गया, हवा को साफ करना है, पोल्यूशन है बहुत ज्यादा। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को रोकने के लिए जितने एफर्ट्स हैं वो सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो सोर्सेज हैं खासतौर से जिससे प्रदूषण पैदा हो रहा है उन पर कंट्रोल किया जाए, उसका आज निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब समस्या तो निमट नहीं रही है, पर दिल्ली वाले जरूर निपट रहे हैं।
सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि कूड़े के पहाड़ भी दिल्ली में हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो दिल्ली की नई पहचान होते जा रहे हैं, क्योंकि ये पहाड़ अब धीरे धीरे कुतुब मीनार से ऊंचे हो रहे हैं। इसको लेकर भी केजरीवाल ने अपने एमसीडी चुनाव से पहले जनता से वादा किया था। तो ये 3 पहाड़ भी हटाएंगे और 16 पहाड़ भी नहीं बनने देंगे। पहली गारंटी है, दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। बहुत दुख होता है, चारों तरफ कूड़ा कचरा, कूड़े के पहाड़, कूड़ा ही कूड़ा है, कूड़ा ही कूड़ा है। पहली चीज की दिल्ली में जो तीनों कूड़े के पहाड़ हैं इनको खत्म करेंगे। लेकिन सभी ऑफिसर्स और इंजीनियर्स लगे हुए हैं और उनका टारगेट है कि मई की बजाय इस साल दिसंबर तक हम कोशिश करके इस कूड़े के पहाड़ को साफ कर दें। दिल्ली में बस कूड़े के पहाड़ की समस्या नहीं है, बल्कि अब दिल्ली के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, हर तरफ आपको कूड़े कचरे का ढेर दिख जाएगा। दिल्ली के शाहीन बाग को देखिए, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। क्या ये किसी भी हाल में एक राजधानी का दृश्य लग रहा है आपको? परंतु आपको पता है कि क्यों होता है? क्योंकि दिल्ली में 11,000 मीट्रिक टन से अधिक कूड़ा कचरा प्रतिदिन निकलता है, जिसमें से 50% कचरा लैंडफिल की जो जगह होती है ना, वहां पर फेंक दिया जाता है, और लगभग 45% कचरा झुग्गियों और सड़कों पर अनियंत्रित रूप से पड़ा रहता है। ठीक इसी प्रकार से मोगादिशु, जो कि सोमालिया की राजधानी है, वहां पर भी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के 2021 के आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन 2500 मीट्रिक टन से अधिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से 90% कचरा संग्रहित नहीं किया जाता है, जिसके कारण जिधर देखो उधर कचरे और कूड़े के ढेर दिखते हैं। परंतु इधर दिल्ली वासियों को तो सीधा नल से कोका कोला मिलने लगा है। सीवर, नाले, कूड़ा, पीने का पानी, ये सभी दिल्ली वासियों के लिए नर्क की यातनाएं बन चुकी हैं। हमारे यहाँ का स्विमिंग पूल है। जी हाँ, यहाँ का स्विमिंग पूल। अच्छा, 2 बच्चे गिर चुके हैं इसमें। तो क्या लगता है, विकास नहीं हुआ कुछ भी? अब वो मैं नहीं बता सकती, देख के तो पता चल ही रहा है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली को लंदन बनाने का वादा करके दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, वो लंदन तो नहीं बना पाए, पर सोमालिया जरूर बना दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में 20% से अधिक लोग खुले में शौच या फिर सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करते थे, लेकिन जब से एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, खुले में शौच करना और बढ़ गया है, क्योंकि सामुदायिक शौचालयों में व्यवस्थित साफ सफाई नहीं हो रही है और उनके मूल्य भी अधिक हो गए हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों के लोगों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। और इसमें से एक बड़ी संख्या जो है ना, वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की है। दूसरी तरफ सोमालिया की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। सोमालिया की 37% जनसंख्या आज भी खुले में शौच कर रही है। यमुना नदी जो दिल्ली का प्रमुख जल स्रोत है, उसमें प्रतिदिन 1.1 बिलियन लीटर अनट्रीटेड दिल्ली का सीवेज समाहित होता है। औद्योगिक और सीवेज कचरे के कारण आज यमुना नदी का 80% भाग जैविक रूप से मृत हो चुका है। जब यमुना हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करती है तो बीओडी लेवल जो होता है वो 2 mg पर लीटर और अमोनिया लेवल 5.5 mg पर लीटर होता है। परंतु जब दिल्ली से यमुना उत्तर प्रदेश में जाती है तो बीओडी लेवल जो होता है वो 85 mg पर लीटर और अमोनिया 56 mg पर लीटर हो जाता है। तो आप बताइए कि यमुना को कौन गंदा कर रहा है? इसके साथ ही दिल्ली की ग्रीन बेल्ट कुल क्षेत्रफल का कुल 12% रह गया है, जो कि भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 द्वारा अनुशंसित 33% से काफी कम है। ऐसे ही 1990 के बाद से सोमालिया के 70% वन क्षेत्र समाप्त हो चुके हैं और इस विनाश का मुख्य कारण वनों की अंधाधुंध कटाई और कोयले का उत्पादन है। परंतु ये सब ना कुछ भी नहीं है। दिल्ली की कॉलोनीज का हाल यदि आपने देख लिया तो कदाचित आप सोमालिया को अधिक नंबर दे देंगे दिल्ली से। इस सब कुछ को देखकर हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली लंदन तो नहीं पर सोमालिया अवश्य बनती जा रही है। परंतु दिल्ली की स्थिति केवल गंदगी, मूलभूत सुविधाओं की कमी और प्रदूषण से ही सोमालिया जैसी नहीं है, बल्कि बढ़ते हुए अपराध की घटनाएं और इलीगल इमिग्रेशन भी इन दोनों को एक समान बना देता है। कैसे, वो आगे देखते हैं। बड़ी से बड़ी नाव पर भी यदि आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों को सवार कर लिया जाए तो उसका डूबना तय हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हर देश, राज्य और नगर, उनकी भी एक क्षमता होती है और यदि उसमें क्षमता से अधिक लोग अवैध रूप से निवास करने लगें तो उसका भी बर्बाद होना लगभग तय हो जाता है। And 3 kilometers away, Madanpur Khadar, both coming in the southeast Delhi region, and many of these Rohingya have been here in India for years. सोमालिया, जिसने 1991 से आरंभ हुए गृह युद्ध की त्रासदी झेली है, आज भी गरीबी और भुखमरी से जूझते हुए
मुख्य रूप से विदेशी आर्थिक सहायता पर निर्भर है। इस गृह युद्ध के बावजूद देश में 30,000 से अधिक शरणार्थी रह रहे हैं, जिसमें अधिकांश इथियोपिया और यमन से आए हैं। कमजोर शासन, सीमाओं की ढीली निगरानी और आंतरिक संघर्ष के चलते सोमालिया में अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की कोई प्रभावी प्रणाली नहीं है। जो देश सीमित संसाधनों के कारण बुनियादी सुविधाओं के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है, वहां ऐसा अतिरिक्त भार क्या प्रभाव डालेगा, आप स्वयं सोच सकते हैं। In recent decades, Somalia has become analogous to a failed state. It is known as a sanctuary for warlords, jihadists and even pirates. ठीक इसी प्रकार का हाल दिल्ली का भी है। भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या बताए जाते हैं, जिनमें 5 से 7,000 केवल दिल्ली में रहते हैं। ये केवल रोहिंग्या की संख्या है, जबकि अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या 2 करोड़ से अधिक बताई जाती है। 2003 में बांग्लादेशी सेल द्वारा 50,000 घुसपैठियों को पकड़ा गया था, परंतु विगत कुछ वर्षों से यह सेल भी बंद हो चुकी है, जिससे दिल्ली में घुसपैठियों की संख्या और बढ़ती चली जा रही है। इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि जिस संसाधन पर दिल्ली वासियों का अधिकार था, अब उसे घुसपैठियों में भी बांटा जाने लगा है। परंतु वोट बैंक की राजनीति एक और कदम ऊपर चली गई, जिससे दिल्ली वासियों से भी पहले आम आदमी पार्टी की सरकार इन घुसपैठियों को सुविधाएं देने लगी। बर्मा से कब आए थे आप यहाँ आया 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। ये जो पानी की सुविधा है, ये किसकी तरफ से दी जा रही है? किसने पानी की सुविधा नहीं है। ये पानी कैसे आ रहा है? मेरे 50 परिवार है। हाँ। एक टेंगार है। हाँ। इतना परिवार, इतना बच्चा है, 350 बच्चा फैमिली टोटल। हाँ। दिल्ली सरकार जो है वो मदद कर रही है आपकी? मदद कर रहा है। मदद कर रहा है। मदद कर रही है दिल्ली सरकार। करिए। क्या क्या दिया आपको? और दिल्ली सरकार दिया है, कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है, फिर चावल भी पूरा दिया है। जैसे जैसे किसी भी देश में अवैध प्रवासी बढ़ते हैं, वैसे ही उस देश में अपराध भी बढ़ने लग जाते हैं और इन अपराधों में उनकी लिप्तता पाई जाती है। भारतीय गृह मंत्रालय के अनुसार रोहिंग्या को सुरक्षा के लिए खतरा कहा गया है, क्योंकि ये चरमपंथियों के संपर्क में आकर देश विरोधी घटनाओं में लिप्त मिलते हैं। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा तथा 2022 में जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में भी घुसपैठियों की संलिप्तता मिली थी। मात्र 20,000 रुपए उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि बनवा सकता है, जिससे इन्हें पकड़ना कठिन कार्य हो जाता है। दिल्ली और मुंबई में बांग्लादेशी कहां से आते हैं, कैसे इन शहरों में आकर बस जाते हैं और वोटर भी बन जाते हैं। दिल्ली में पिछले 2 वर्षों में होने वाले अपराधों में 50% की वृद्धि हो गई है, जो एक चिंता का विषय है। चोरी के मामलों में भी 25% की वृद्धि हुई है। हत्या के प्रयासों में 18% और सड़क दुर्घटनाओं में 5% की वृद्धि देखी गई है। There are Rohingyas who have come into this city and that is why law and order is becoming a problem. ये सभी अपराध उन स्थानों पर देखने को मिलते हैं जहां अवैध घुसपैठियों और बांग्लादेशियों को बसाया गया है। दिल्ली के श्रम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अवैध रूप से शाहीन बाग, मदनपुर खादर, कालिंदी कुंज और ओखला जैसी कॉलोनियों के बस्तियों में कई रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासी रह रहे हैं। ये सभी क्षेत्र गंदगी और अपराध के गढ़ बन गए हैं। दिल्ली में बढ़ता अपराध का प्रभाव कदाचित सोमालिया जितना नहीं है, परंतु एक और चीज जिसमें दिल्ली की सरकार सोमालिया से बाजी मार लेती है, वो चीज जिसने सोमालिया को आज की दयनीय स्थिति में पहुंचाया, क्या है वो चीज, वो आगे देखते हैं। देखिए, दिल्ली के अनेक क्षेत्रों में एक सोमालिया बसा दिया गया है। यह अभी तक हमने तुलनात्मक दृष्टि से समझा है, पर महत्वपूर्ण यह है कि इस कार्य को किया कैसे गया है। दिल्ली, जो कि शीला दीक्षित के समय एक जीता जागता उभरता मेट्रो था, उसे कैसे एक स्लम बना दिया गया है। दिल्ली की बर्बादी का कारण भी वही है जो सोमालिया में बर्बादी लाया। सोमालिया 1980 तक सही चल रहा था, पर 1980 से 1990 तक जो भी स्थिति बनी, उसने राजनीतिक भ्रष्टाचार को सर से ऊपर पहुंचा दिया। सोमालिया को शीत युद्ध के समय विदेशी एड भयंकर मात्रा में मिलती थी, खासकर रूस से, पर वहां की राजनीति इस पैसे से केवल भ्रष्टाचार करती रही। परिणाम यह हुआ कि 1991 में सोमालिया में गृह युद्ध आरंभ हो गया। सोमालिया सरकार की पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार 2009-2010 के बीच अरब देशों से आए $70 मिलियन गायब हो गए और कुल $300 मिलियन का हिसाब ही नहीं है। बस यही भ्रष्टाचार दिल्ली में पिछले 10 सालों से चल रहा है। सरकार के लगभग हर डिपार्टमेंट में हो रहा है।
शराब घोटाले के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, पर क्या डीटीसी बस घोटाले के बारे में भी सुना है? दिल्ली में एक बहुत बड़ी कमी थी डीटीसी बसों की, तो 2021 में केजरीवाल सरकार 1000 बस खरीदने की कार्यनीति लेकर आती है डीटीसी बसों के लिए, पर 5 महीनों में ही इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि विपक्षी दलों को इसमें कुछ घपला दिखा और वो एलजी के सामने आरोप लेकर पहुंच गए। जब जांच हुई तो निकल कर आया कि टेंडर यानी कि निविदा में छल किया गया है। 890 करोड़ की लागत से केवल 2 कंपनियों को टेंडर दिया गया था 1000 नई बसों का, और 3500 करोड़ की लागत से इन बसों का मेंटेनेंस कॉस्ट वो तय किया गया। 2020 में सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक रिपोर्ट देती है जिसमें कहा जाता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 2400 कमरों के बनने में घोटाला हुआ है। शब्द प्रयोग किया जाता है स्पष्ट अनियमितता। 1300 करोड़ के इस घपले की रिपोर्ट दी जाती है चीफ सेक्रेटरी को। यह शिक्षा घोटाला है। इसके अतिरिक्त 10 मई 2018 अरविंद केजरीवाल के नेफ्यू को पुलिस द्वारा बंदी बना लिया जाता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल द्वारा अपने संबंधी की कंपनी रेनू कंस्ट्रक्शंस को पीडब्ल्यूडी का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और इस कंपनी के द्वारा दिल्ली में ड्रेन्स के निर्माण के फेक बिल दिए गए थे। परंतु क्या आप कंस्ट्रक्शन वर्कर स्कैम के बारे में जानते हैं? दिल्ली सरकार ने 9 लाख निर्माण कर्मचारियों को नियुक्त किया, जिसमें से 2 लाख नकली थे क्योंकि 2 लाख लोग सेम मोबाइल नंबर पर रजिस्टर किए गए थे। कोविड के समय इन 2 लाख नकली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 5000 रुपए दिए जा रहे थे दिल्ली सरकार द्वारा। 2 लाख फेक लोगों को 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे थे। लगभग 100 करोड़ रुपए प्रति माह का घोटाला जिस पर जांच हो रही है। इसके अलावा 11,500 करोड़ रुपए के पावर स्कैम के आरोप या फिर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 20 करोड़ के घोटाले की सूचनाएं। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां घपले की सूचनाएं ना आई हों। दिल्ली सरकार को कदाचित स्वाधीन भारत के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार कहा जाए तो बहुत गलत नहीं होगा। जैसे सोमालिया की सरकार अफ्रीका की सबसे भ्रष्ट सरकार है, वैसे ही दिल्ली की सरकार भारत की, जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं। परंतु दिल्ली की सोमालिया बनने की ये दौड़ केवल भ्रष्टाचार या गंदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की हर सामान्य सी सुविधा तक पहुंच चुकी है जो किसी भी व्यक्ति के जीने का आधार होती है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, हर चीज तक। कैसे? वो आगे देखते हैं। किसी भी देश के भविष्य के लिए कदाचित शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, परंतु भारत का भविष्य केवल चुनावी वादों को झेलता है। ऐसा ही एक वादा केजरीवाल ने 2014 में किया था। 20 नए कॉलेज बनाए जाएंगे दिल्ली के अंदर। 20 नए कॉलेज बनाएंगे और जितने कॉलेज आज चल रहे हैं उन कॉलेजों के अंदर भी सीटें बढ़ाएंगे। इतनी सीटें बढ़ाएंगे कि 5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर जितनी सीट है कॉलेजों की, वो सीटें डबल कर दी जाएंगी। दिल्ली में नए विश्वविद्यालय नहीं बने, बल्कि जो पुराने थे उनके शिक्षकों को वेतन समय पर नहीं मिल रहा है पिछले 10 सालों में। इसके अतिरिक्त स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों को फेल किया जा रहा है ताकि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा दिखाया जा सके। 11वीं क्लास में 55,000 बच्चे फेल हुए हैं, जो देश भर के टॉप फेलियर रेट्स में है। सच्चाई ये है कि 9वीं क्लास में 1 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं। दिल्ली के 80% स्कूलों में 2016 तक प्रिंसिपल नहीं थे। 2022 आते आते यह आंकड़ा 84% हो गया और साफ सफाई ऐसी कि इन स्कूलों में जाने से बच्चे बीमार हो सकते हैं। टॉयलेट्स की ये स्थिति है कि उसमें लैट्रिन जमा है, पेशाब जमा है, और आप विश्वास करेंगे कि वहाँ पे बच्चियों को यूटीआई होने की कितनी दिक्कतें आ रही हैं। साथ साथ में अगर आप ये भी देखेंगे, आप लड़कियों से बात करिए, वो बताते हैं कि हम 6-6 घंटे स्कूल में वॉशरूम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमको डर रहता है कि हमको यूटीआई हो सकता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट विषय हैं और बड़े मार्मिक विषय हैं। दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति और भी दयनीय है, जहां कैंसर जैसी व्याधि के रोगी सड़क पर पड़े हैं। इन बच्चे भी छोटे-छोटे, एक बेटी है तो बेटा है। जो बेटा है वो बिल्कुल सूख गया है, ठीक है, और 5 दिन से आपके हॉस्पिटल के बाहर पड़ा, उसको बेड नहीं मिल रहा, तो हमें उसके लिए बेड चाहिए। कब से बैठे हो? रात से। अच्छा, कितने बजे रात से? ये 9 बजे रात से। अच्छा, बड़ी ठंड है यार यहाँ पे। क्या करें, ठंडी है तो फिर बैठने तो मरेगा, नहीं बैठेंगे तो कहाँ से इलाज होगा? बैठेंगे नहीं तो इलाज कैसे होगा? किसको कैंसर है? आपको ये? अच्छा, ऐसे ठंड में इंतजार करना पड़ता है। परंतु सरकार तो लोगों को आसमान दिखा रही है। दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार 7 नए हॉस्पिटल
with a total capacity of 6,800 beds, 6800 बेड्स बनाने जा रही है। यदि किसी अस्पताल को बनाने में पैसा लगाया भी तो वहां पर भी घोटाला ही हुआ है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अंदर 314 करोड़ फालतू खर्च हुए, बुराड़ी हॉस्पिटल के अंदर 41 करोड़ फालतू खर्च हुए और मौलाना आजाद डेंटल के अंदर 26 करोड़ रुपया फालतू खर्च हुआ। कुल 382 करोड़ 52 लाख रुपए फालतू खर्च हुए टेंडर अमाउंट से। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है और इसलिए केजरीवाल इस सीएजी रिपोर्ट के ऊपर बैठ गया और इसको विधानसभा में पेश नहीं होने दिया। ये मैं सीधे सीधे केजरीवाल साहब की सरकार और केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि सीएजी रिपोर्ट को रोकने का कारण सबसे बड़ा ये है। दिल्ली की हवा में जहर है, यमुना का पानी उससे भी बड़ा जहर है। ये वो चीजें हैं जो मानव तो छोड़िए परंतु किसी पशु को भी साफ सुथरी मिलनी चाहिए, परंतु दिल्ली में यमुना एक नरक भोग रही है। यमुना नदी हमारी माँ है और आज अरविंद केजरीवाल जी की वजह से ये सीधे सीधे एक नाला बन चुका है और इसी यमुना का पानी कुछ इस विकृत रूप में लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। हमारे कीड़ागढ़ी गांव में आज एमसीडी लाइन में पीने का पानी ऐसा आ रहा। क्या दिल्ली के लोगों का यह हश्र आपको अफ्रीका के किसी गरीब देश के समकक्ष नहीं खड़ा करता? परंतु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ऐसी भयावह स्थिति में भी दिल्ली के लोगों को कैसे बहकाया जा रहा है, वो आगे देखते हैं। देखिए, ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये किसी भी राज्य को बर्बाद कर सकता है। गंदा बदबूदार पानी, टूटी हुई सड़कें, सीवर का पानी, स्लम से भरा हुआ शहर, विषैली हवा और ऊपर से सरकार का भ्रष्टाचार, ये किसी भी क्षेत्र को नरक बना सकता है। और ऐसे में वहां की सरकार के पास लोगों को बरगलाने के लिए ना एक सरल उपाय होता है, फ्रीबीज। दिल्ली में इन्हीं फ्रीबीज को सालों तक बांटा गया है और इस स्तर पर प्रचारित किया गया है कि आज भारत के लगभग हर चुनाव में फ्रीबीज को बांटा जाना एक साधारण सी बात हो गई है। और ऐसा ना हर पार्टी कर रही है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बाकी सभी दल। पर इन फ्रीबीज का यूज करने से पहले भारत के हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि इतिहास में यही फ्रीबीज वेनेजुएला जैसे समृद्ध देश को बर्बाद कर चुके हैं। दिल्ली के अनेक क्षेत्र आज गवर्नेंस की उम्मीद में बैठे हैं, पर उन्हें फ्रीबीज का लॉलीपॉप देकर उलझाया जा चुका है। और ये फ्रीबीज दिल्ली के अनेक क्षेत्रों को सोमालिया बनाने की राह पर हैं, जहां लोग केवल नरक भोग रहे हैं। क्या समाधान है इसका? कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप उनका जो एड्रेस है वो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर रेड फाइल का जो दूसरा एपिसोड आपको दिख रहा है उसको अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड।